तो मेरा जो कल मैंने किया वीलॉग, आज उसको उसका पार्ट 2 समझे। आज का वीलॉग है कि इस मफरूज़े पे ऊपर कि गो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने के इम्कानात बहुत कम है, लेकिन अगर इलेक्शन हो गए तो फिर क्या होगा। एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मौके पे एक टाइम आया कि हम जुलाई के अंदर इलेक्शन करें। किंग्स पार्टी है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। इलेक्शन हो गए तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म बिलावल साहब जो हैं, इसने एस्टेब्लिशमेंट को के कान खड़े कर दिए। असल हाथ पीपल्स पार्टी के साथ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 20 अक्टूबर को कमो पेश आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले जंग अखबार में जुमा के रोज़ मेरा कॉलम छपा था। इनफैक्ट वो कॉलम जो है मैंने 22 मार्च 2018 यानी कि 5.5 साल से ज़्यादा अरसा पहले मैंने ये लिखा था, और वो मैंने 20 अक्टूबर 2023 को रीप्रोड्यूस किया था नवाज शरीफ साहब की आमद से एक दिन पहले। और मैंने बताया था उस कॉलम में 22 मार्च 2018 में कि वाक़यात किस तसलसल से जाएंगे और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब किन हालात में पाकिस्तान वापस आएंगे। ये सारी बातें उस कॉलम के अंदर मैंने लिख दी थी। कई दफ़ा मैं अपने वीलॉग्स के अंदर बता चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को मार्च 2019 में कोट लखपत जेल में जब मिलने गया तो मैंने मियाँ साहब से कहा कि मियाँ साहब 2 साल बाद इसी जगह पे इमरान खान होगा। इससे पहले जब मुस्लिम नून बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद ला रही थी, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 सारे जो भी मेरे दस्तरस के अंदर या मुझे जिन लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला, नसीब बना, सबसे मैंने यही कहा कि आप अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे इमरान खान साहब के खिलाफ तो फिर आप लोगों का क्या असर होगा। मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन उसके अंदर जब ये कहा जाता था कि जनरल फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब के मंजूर नज़र है, उनको आर्मी चीफ बना दिया जाएगा 2023 में, और फिर उसने हमें 10 साल तक ज़लील ख्वार करना है। और जिस तरीके से आज हम परेशान हाल फिर रहे हैं, गरीबुल वतन हुए हैं, हम उसी तरीके से हम परेशान हाल और गरीबुल वतन रहेंगे। तो मैं मुअद्दबाना अर्ज़ करता था कि हजूर ये मामलात जो इदारों के होते हैं, चाहे जनरल फैज़ हमीद आ जाए, बाजवा साहब आ जाए या उनकी जगह कोई भी आ जाए, इमरान खान साहब के बारे में जो इदारे का फैसला वो यही है। आप देख लेंगे कैसे जाता है और इमरान खान साहब को कैसे जलील किया जाता है। बल्कि मैं तो इतना कहता था कि आप बिल्कुल घर चुप करके घर बैठे रहें। ये जो फरवरी मार्च 2022 आ रहा है, इसी के अंदर ही आपको पता चल जाएगा इमरान खान साहब का हशर नशर क्या होता है। तब हशर नशर होता तो ना खंजर पे दाग लगना था, ना दामन पे छींट लगनी थी, और इमरान खान साहब का तिया पांचा हो जाना था। और ये तिया पांचा जन बाजवा साहब नफीस करते हो सकता है उस वक्त इन हालात में मार्शल लॉ भी लग जाता। ये इब्तदाई है जिसको टीवी पे कहते हैं इंट्रो है। इसी तनाज़र में मैंने वो अपना पुराना कॉलम छापा था जो कि 20 अक्टूबर को छापा था, 22 मार्च 2018 का लिखा होगा। तो उसमें यही मैंने बताया था कि मियाँ साहब आ रहे हैं, लेकिन साथ उसमें मैं ये पूरा उसका अहाता नहीं कर सका कि मियाँ साहब आ रहे हैं तो उसका हशर नशर क्या होगा, उनका मुस्तक़बिल अब मियाँ साहब का क्या होगा। अगरचे ये मैं उससे पिछले जब से शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाई है, मैं उसके बारे में एक हतमी राय है और अकीदतन ये वही राय है, मेरे अकीदे के मुताबिक है और मेरी ईमान का हिस्सा है कि जी मुस्लिम नून ने अपनी लुटिया डुबोली, इक़्तिदार पकड़ के इमरान खान साहब को हटा के एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बन के, और उसमें एक ऑप्टिक्स होते हैं। बहरहाल एंड उसके मुताबिक अगले दिन मियाँ साहब वापस आ गए। एक ज़रूर मुझे लगा, जो शुरू में तो मुझे लगता था ऐसे ही होगा, लेकिन चूँकि मियाँ साहब 1-1.5 साल की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा होना मुस्लिम नून का मशहूर हो गया था, तो लगता था कि शायद मियाँ साहब को पजीराई ना मिले।
मैं गलत था, ये मेरा ख्याल था, मैं बार बार कहता था। मियाँ साहब को बेपनाह पिज़राई मिली है। ये मुझे पता था कि मैं लिख चुका था कि जलसा बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसके असरात ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। मेरा ख्याल है जलसा भी बहुत बड़ा हुआ है, इसके असरात कुछ देर रहेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे चलाते हैं। तो मेरा जो कल मैंने किया वीलॉग, आज उसका पार्ट 2 समझे। मैं बार में दोहराता हूँ कल के वीलॉग का कि उसमें मैंने बताया था कि कितने अमकानात इलेक्शन होने के और कितने अमकानात इलेक्शन ना होने के, और ना हुए तो उसकी क्या क्या वजूहात है। आज का वीलॉग है कि इस मफरूज़े पे ऊपर कि गो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होने के अमकानात बहुत कम है, लेकिन अगर इलेक्शन हो गया तो फिर क्या होगा। अब ये जो कुछ है, ये 9 मई जो है, यकीन नानो कि मैं कितने तजिए कर लेता, कितनी बातें कर लेता, मुझे 9 मई मेरे वहम गुमान में नहीं था। मुझे ये पता था कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई लड़ी हुई है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके अंदर एक इश्तियाल आया हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत ही जो है उस मार्जिनलाइज हुई है। इमरान खान साहब ने मिलिट्री अस्करी क़यादत पे बाजवा साहब के वक्त में तो बहुत उसको आड़िया तो लिया। फिर आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ जब उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, और फिर आसिम मुनीर साहब जब बन गए आर्मी चीफ, तो खातर जमा रखनी थी। और मैंने खातर जमा तब भी रखी थी, और अभी मैं कहता हूँ खातर जमा रखें कि ये कोई अचंभे की बात नहीं थी कि अगर आसिम मुनीर साहब जो है पहले दिन से ही उनके जहन में सवार था कि इमरान खान साहब के साथ हमने इक्वेशन जो है सेटल करनी है, हमने अपना मामला सेटल करने हैं। उन्होंने बेपनाह हमारे ख़िलाफ़ जो है ऑफेंसेस कमिट किए हैं, बहुत सारे हमारे ऊपर ऐसे उन्होंने जारहाना नाजेबा वार किए हैं जिसका हमें बदला चुकाना है। ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक इनबिल्ट चीज़ है, क्योंकि उनकी अज्जाए तरकीबी या उनकी जो हैयत तरकीबी जो है, या जिस तरीके से उनकी उठान उठती है, उसके अंदर इसका ये लाजमी जुज़्व है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को तो ठिकाने लगाना था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो मार्जिनलाइज हो गई थी। इमरान खान साहब ने नहीं की थी, वो जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलके जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए, जिसका सदेबाब उन्होंने उनको जिस दिन उन्होंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट उनकी लिख दी थी, जो कि गलत लिखी थी 4 साल पहले, जनरल बाजवा उस वक्त भी आर्मी चीफ थे, उन्होंने उस वक्त ही तयन कर दिया था कि 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और ये रोड़ा मेरे रास्ते से निकल जाएगा। ये बात इमरान खान साहब जैसे जाहिल को नहीं समझ आ सकती थी। वो जनरल बाजवा के लिए जनरल फैज़ अमीर के हाथों इस्तेमाल होता रहा, और बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर बेशुमार चीज़ें उनके हक़ में भी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बंदयाल साहब ने बतले हुर्रियत बन के आइन को रीराइट करके परवेज़ इलाही को वज़ीर आला भी बनवा दिया। ये सारा काम जो था एस्टेब्लिशमेंट के अंदर के, जैसे होता है ना व्हील विद इन व्हील्स होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट एक ही आर्मी चीफ के नीचे 2 एजेंसी जो कार फरमाती या 2 ISI कार फरमाती, एक ऑफिशियल थी जिसको नदीम अंजम साहब हैंड कर रहे थे, और उसके नीचे जनरल फैसल नसीर थे, और एक जो थी जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं। वो आर्मी चीफ का हर ISI का सेटअप होता है, उसके अंदर जो है एक सेटअप पब्लिक के अंदर होता है जो इस्तेमाल में होता है, और उसमें सियासतदान भी होते हैं, सारा कुछ होता है, इनका राब्ता भी होता है, मीडिया के लोग होते हैं, जो कि मुंतकिल हो जाता है दूसरे आर्मी ISI चीफ को। लेकिन इस केस में फैज़ हमीद साहब अपना सारा माल मलबा और दोस्त लोग बताते हैं कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी साथ ले जाते। बहरहाल जनरल आसिम मुनीर साहब को जो जनरल बाजवा साहब ने जितना हल्कान कर दिया था, ये ठीक है कि जनरल आसिम मुनीर साहब 2, 3, 4 महीने अभी अपने आप को रीएडजस्ट कर रहे थे, रीअलाइनमेंट कर रहे थे, अपने पावर को असर्ट कर रहे थे। जो मैं बार बार दोहराता हूँ कि 8 मई को जनरल आसिम मुनीर साहब कमज़ोर तरीन COS थे, और 11 या 12 या 13 मई को आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान की तारीख के मजबूत तरीन COS बन के आए हैं। और ऐसे आए हैं कि हकीकत यह है कि इतना मजबूत होना, वो कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, इसमें पावरफुल का आदमी नहीं होते, पावर के अपने डायनेमिक्स हैं जो इंटरनेशनल जो एक डिक्टम बना हुआ है, एक बैनुल-अक़वामी सच्चाई बनी, असूल बने हुए हैं। 9 मई का वाक़या हो गया। 9 मई को फ़ौरन ये कहा गया कि मिनी
या पाकिस्तान का 9/11 है जो अमेरिका के अंदर हुआ था 2001 में। ये 9 में 2023 ये पाकिस्तान का मिनी कह लें या पाकिस्तान का मेजर कह लें या बहुत बड़ा कह लें, ये हमारा 9/11 था। अब 9 के बाद हम एक डिफरेंट पाकिस्तान में से थे। अब आसिम मुनीर साहब के पास सब कुछ चला गया, आपकी लॉ एंड ऑर्डर उनके पास था। ये तो खैर हमेशा था, इमरान खान साहब के वक्त में भी था, शहबाज शरीफ साहब के पहले दौर में भी था, और इसके बाद बेशुमार चीज़ें आ गई। तहरीक इंसाफ जो है 13 मई के बाद अमलन ख़त्म हो गई। जब अमलन ख़त्म हो गई तहरीक इंसाफ, तो उसके बाद क्योंकि क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ को यकदम अगले 2, 4, 5 दिन के अंदर या उनके जो लीडर थे, कायदीन थे, वो सारे के सारे ज़ेरे ज़मीन चले गए, छुप गए और भागे फिरते थे। कुछ जो पकड़े गए वो जेलों में पड़े थे, जिनके बाहर आने के अगले 100 साल तक या ये हुकूमत या ये लोग जो है ये हट जाएं, कोई इम्कान नहीं था। और या जो थे वो माफ़ी तलाफ़ी करके तौबा ताइब होके इमरान खान साहब को शैतान अजीम गनवा के वो बाहर आ गए। अब इस दौरान जब तहरीक साहब अमला नहीं रही तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मौके पे एक टाइम आया कि हम जुलाई के अंदर इलेक्शन कराएं। ये तो मुझे नहीं पता, याद आता कि आया जो असद उमर, परवेज़ खटक और जो 3-4 बंदों की कमेटी थी जो हुकूमत के लोगों को मिल रही थी, उस कमेटी ने जो जुलाई का इलेक्शन किया था वो मई के अंदर थी या अप्रैल के अंदर थी। बहरहाल ये उस वक़्त तक एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो जुलाई के अंदर भी इलेक्शन कराने पर तैयार हो गई, यानी कि बजट देंगे उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। इसी तसलसल में जब ये सारा वाक़या हो तो 9 मई के बाद एक और वाक़या होना शुरू हो गया, और ये मेरा आज का मौजू का बुनियादी नुक्ता है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने जौक दर जौक कम से कम 40, 50, 60 नुमाया उनके MNAs, MPs हैं, उन्होंने आके टीवी पे आके बरात का ऐलान किया, तौबा ताइब की, और उनका हमारा इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ा एक बारीक नुक्ता है जो मैंने देखा है कि अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं और कहते हैं जी कि कबूलियत और मकबूलियत दोनों होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कबूलियत और मकबूलियत से अलावा एक नुक्ता है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको पता ही लोग क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट करते, वो है पॉलिटिकल लॉजिस्टिक्स, सियासी साजो सामान। एक जंग कभी आप बंदूक के बगैर लड़ सकते हैं, टैंक के बगैर लड़ सकते हैं, अगर हवाई जहाज चाहिए तो उनके बगैर लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। उसके लिए बहुत सारे लॉजिस्टिक्स होते हैं, फिर उनको इस्तेमाल करने वाले भी होने चाहिए, टैंक्स ऑपरेट करने वाले बंदे होने चाहिए, जहाज उड़ाने वाले बंदे होने चाहिए, टैंक्स चलाने वाले बंदे होने चाहिए। ये सारे इसको कहते हैं पॉलिटिकल लॉजिस्टिक्स। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि 2002 के अंदर मुस्लिम नून को इलेक्शन लड़ने की पूरी इजाज़त थी, तो क्या रिजल्ट आया? 16, 17, 18 सीट्स। क्या मुस्लिम नून की बंदे खत्म हो गए थे? मैं चलो इस बहस में नहीं पढ़ता हूँ कि इमरान खान साहब के पास 90% पॉपुलैरिटी है और मुस्लिम नून के पास उस वक्त 40% पॉपुलैरिटी थी, लेकिन सबसे पॉपुलर पार्टी मुस्लिम नून कागजों में 2002 में मुस्लिम नून थी। यह इलेक्शन के लिहाज से सबसे ज़्यादा मौसर पार्टी वही थी। लॉजिस्टिक्स नहीं थे, कैंडिडेट्स नहीं थे, लोग उनके टिकट लेके तो कतराते थे कि एस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में बुरे ना मनाया जाए। ये लॉजिस्टिक्स तरीके से आपके पास नहीं है। अगर इनको खुल के ओपनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने भी जाए तो तहरीक इंसाफ वालों ज़हन में रखो कि तुम्हारे पास उसके लॉजिस्टिक्स नहीं है, तुम्हें 15-20 सीट्स भी मेरिट पे जो इनकलाबी लोग भी बेशक ढूंढ लो नहीं इलेक्ट हो सकते। इन हालात में नवाज शरीफ साहब ने लंदन में अपने वर्किंग आप बढ़ा दिए कि आपने देखा होगा कि जहांगीर साहब क्या और अलीम खान क्या और ओन चौधरी क्या, और साथ साथ नवाज शरीफ साहब के गुण गाते जाएं और साथ साथ उनके बारे में खूबसूरत कलमात कहते जाएं और एक रिदम के साथ सारे नवाज शरीफ साहब क्या पहुँचे थे। नवाज शरीफ साहब ने अपने वर्किंग कार्ड बढ़ा दिए थे दफ्तर के अंदर, और दूसरी तरफ जरदारी साहब लाहौर पहुँच गए। जरदारी साहब ने तो जिसको कहना चाहिए कि ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अब जो तहरीक इंसाफ के अंदर से जो बंदे निकले थे वो कहाँ जाएं। अब यहाँ दो और बातें इनकॉर्पोरेट कर लें। पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ के बंदे जो निकलने वाले थे
उनको सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर थे, या जहाँ पे तहरीक इंसाफ फर्ज पॉपुलर थी, या कुछ कराची के। तो पंजाब में और कराची में 2-4 सीट्स के ऊपर हर जगह पे जहाँ मुस्लिम नून के बंदे जो थे नंबर 2 रहे या हारे तहरीक इंसाफ वालों से, वो अपने तौर पे बहुत मजबूत कैंडिडेट्स थे। मसलन शहबाज शरीफ साहब जीतो इलेक्शन कराची में हार गए फैसल रॉबडा से। इसी तरीके से हर जगह पे चंद वोट से हारे। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि पिछले साल 2022 में जून या जुलाई में 20 नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जब सुप्रीम कोर्ट के बंदयाल साहब ने फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब के हाथ में खेलते हुए उन्होंने आइन को रीराइट किया था। तो 20 बंदे जो थे, जो कि आइन के मुताबिक उनको इलेक्शन दोबारा लड़ना था, डी सीट हो गए थे, और उसमें मुस्लिम नून को टिकट उन लोगों को देने पड़ गए जो कि डी सीट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम नून के बंदे को वोट दिया था। अब मुस्लिम नून का अपना बंदा रिएक्ट कर गया। रिजल्ट आपने देखा, वो इमरान खान साहब ने उसको अपनी मकबूलियत के खाते में डाल दिया, जो किसी हद तक दुरुस्त भी होगा। लेकिन ये रिजल्ट ना आता, मुस्लिम नून ने फिर भी 12-8 से जीत जाना था, या 11-9 से जीत जाना था, या 10-10 पे रहते। ये नहीं होना था कि 16 सीट तहरीक इंसाफ की और 4 सीट मुस्लिम नून की, क्योंकि अपने बंदे उनके साथ जो थे वो खड़े हो गए थे। मैं खुशाब जानता हूँ, मैं बखर के अंदर, मैं दरिया खान की सीट जानता हूँ ज़िला बखर के अंदर, या मेरा छोटा भाई मुस्लिम नून का बड़ा स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीग का सपोर्टर, क्योंकि उस मुकाबले में जो बंदा था उसके लिए तो उसे ज़िंदगी वक्फ हुई थी कि उन लोगों उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए या उनको हराने के लिए। वो तो कुछ भी होता तो उन्होंने यही काम करना था, हर सूरत में उस बंदे को का इलेक्शन रोकना था। और वो लड़े भी थे, जीत भी गए, मुस्लिम नून के थे। पिछले इलेक्शन में वो चंद हज़ार वोट से मुस्लिम नून के टिकट पे हारे थे 2018 में RTS इलेक्शन में। इसमें वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे सारी सपोर्ट के साथ जीत गए। और इलेक्शन भी जनरल बाजवा ने और फैज़ हमीद साहब ने कुछ दूर से ज़्यादा दयानतदारी से कराया था। इमरान खान साहब इस पर भी थोड़ा सा सियासी फ़ायदा उठाने के लिए कहते रहे कि इलेक्शन जो है उसके अंदर बड़ी गड़बड़ हुई है, और फिर भी हम जीत गए। चलो, इमरान खान साहब की नहीं तो अल्लाह ताला ने उनको एक दे दिया है कि उन्होंने बात को सही तरीके से कभी भी बयान नहीं करना। अब सारी ज़िंदगी उसी तरह बयान करते रहेंगे। अब इन हालात में मुस्लिम नून के पास पंजाब के अंदर ज़ीरो गुंजाइश थी कि 2023 के इलेक्शन में वो किसी तहरीक इंसाफ के बंदे को अकोमोडेट करके अपने बंदे को नाराज़ करें, चाहे वो हारे हुए थे, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मुझे एक हल्के का पता है कि मुस्लिम नून के पास किसी हल्के में किसी को अकोमोडेट करने की जरूरत नहीं। ज़्यादा मामला फहमी करके राजा रियाज को या कुछ तहरीक इंसाफ के 2-4 बंदों को या जहांगीर तरीन को, अगर वो हालात इस तरह के ना होते, या अलीम खान को वो अकोमोडेट करते हैं। उधर से जरदारी साहब ने, आपको याद होगा कि उन दिनों जब ये हालात ऐसे पैदा हुए तो जरदारी साहब ने ये सोचा हमारी चांदनी हो गई कि पंजाब के अंदर यहाँ से अमलन पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, उनको बैठे बिठाए अगर तहरीक इंसाफ के 50-100 बंदे मिल जाते, जीतते या हारते कतई नज़र एक बहुत बड़ा उनका एक वहाँ पे निज़ाम जो है वो वजूद में आ जाता। 9 मई के बाद जो मुल्क की सियासत का मेला सज चुका है और जो कुछ आगे सजने को है, एक बात जो सबसे ज़्यादा तशवीश की है कि इस मेले में असल हाथ पीपल्स पार्टी के साथ हो गया, या यूं कहिए कि तहरीक इंसाफ के बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाने वाली पार्टी है वो अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी होगी। मेरे ख्याल में आज इतने पे आप इत्तेफाक करें, क्योंकि मेरा ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैंने आज एनालिसिस किया है, तो आज मैंने सिर्फ थोड़ा सा पस मंज़र बताया है, और असल जो यहाँ पर मैंने पहुँचना है वो इंशाअल्लाह आप कल मुलाज़ा करेंगे कि अगर इलेक्शन हो गए तो हुकूमत कौन बनाएगा और हुकूमत में किस पार्टी की कितनी कितनी नशिस्तें होंगी, क्योंकि उसके पीछे पूरी तारीख हमारी पनाह है। ब्लॉक